खबरें बहुत सैनिटाइज हो गई हैं। यंगर जनरेशन को तो ब्लेम भी नहीं करूँगी, क्योंकि उनके लिए पत्रकारिता ये है। इंदिरा गांधी ने आपके अंदर एक उत्साह पैदा किया। यंग, आई वॉज ए यंग वुमन। डेमोक्रेसी डिवॉल्व कर रही है, उसमें कई खामियां, जैसे मैंने कहा इंस्टीट्यूशनल हेल्थ बिगड़ी है। नेहरू के साथ एक इंटेलेक्चुअल सिस्टम था जिसने उनकी लेगेसी को आगे जाके आवाज दी। नमस्ते, मैं हरिशंकर व्यास। हिसाब से मेरा कौतुक आपका भी होना चाहिए। मतलब भारत का आज का वक्त क्या है, मौजूदा समय, उसकी खबरें और उनका अर्थ क्या है। इसके साथ पिछले 75 साल जो जुड़े हुए हैं, वह समय या कि तब और अब का क्या कोई फ़र्क है। इस पर मैं वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी से बात करूंगा। मेरी तरह नीरजा जी ने भी 40-50 साल भारत के समय को लुटियन दिल्ली में रहते हुए बहुत देखा है, उसके अर्थों को देखा, समझा और कवर किया है। नीरजा जी, आपके बतौर पत्रकार खबरों में आपने एक तरह से खबरों में ज़िंदगी गुजारी है। आज के वक्त को खबरों के पैमाने में आप कैसे लेती है, और आज जो खबरें इस समय में बनती हुई है उनका क्या कोई अर्थ मानती हैं? देखिए व्यास जी, पहले तो मैं कहना चाहूँगी, बहुत अरसे के बाद आपसे बातचीत हो रही है। जब आप प्रोग्राम करते थे सेंट्रल हॉल, उसमें कई बार आपने मुझे बुलाया, बहुत मज़ा आता था। विश्लेषण होता था, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, विचारों का आदान प्रदान होता था, कहाँ जा रही है सोसाइटी, हमारी पॉलिटिक्स, अलग अलग पार्टियाँ, अलग अलग नेता। तो फिर से आप ये कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी। लेकिन मैं कर भी रहा हूँ, अपने इस नए समय को समझने के लिए ही कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे चीज़ें बदली हैं खबरों को लेके। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ, जी 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 बिल्कुल, वो तो अपना मकसद ही यही है। तो जब अखबार उठाते हैं सुबह तो मज़ा नहीं आता, और अखबार उठा के 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाता है। जबकि पहले हम लोग 4-5-6 अखबार लेते थे जी, और 2 घंटा तो ज़रूर बिल्कुल 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 चाय के बाद लगता था। फिर ऑफिस की तैयारी होती थी जी। मतलब क्या हुआ, कहाँ क्या, मतलब एक खासकर पॉलिटिकली जो खबरें थी, और पॉलिटिक्स से ही देश का भविष्य जुड़ा होता है। आज ठीक है, कुछ क्राइम हो गया, फॉरेन पॉलिसी पे इंटरेस्ट होता है मुझे, क्योंकि ये सरकार क्या कह रही है, चैलेंजेस क्या कर रही है, चैलेंजेस क्या हैं, यूक्रेन के बाद कैसे उन चैलेंजेस को मीट किया है। ये बहुत, जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, हर जगह घूम रहे हैं, क्या निकल के आ रहा है, चीन के साथ थोड़ा बातचीत हो रही है, इनमें अभी भी खबरों में इंटरेस्ट है। डोमेस्टिकली बस जैसे कि टीवी चैनल्स पे तू मैं होती है, रात को थोड़ा बहुत देखते हैं कि आज क्या हुआ, लेकिन कोई भी ऐसा चैनल नहीं। और मैं कई बार सोचती हूँ, एक बार मैं किसी कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गई थी, और वहाँ ये ब्रेक्सिट से पहले की बात है इंग्लैंड में, 45 मिनट्स का मैंने एक प्रोग्राम देखा था व्यास जी। उसमें दोनों तरफ के तर्क थे, इतनी अच्छी तरह से उस 45 मिनट में पूरी कहानी पता लग गई। अब हम लोग किसी चैनल में हफ्ते में एक बार में क्यों नहीं ऐसा कर सकते? ये जो एक दूसरे पे प्रहार, शाउट करना, खैर ये अलग चीज़ है, पर खबरों की आप जो बात कर रहे हैं ना, उसमें खबरें बहुत सैनिटाइज हो गई हैं। मतलब मुझे लगता है कि सरकार का भी इसमें रवैया है ये, और पत्रकारों का भी ये रवैया है, और मैं यंगर जनरेशन को तो ब्लेम भी नहीं करूँगी, क्योंकि उनके लिए पत्रकारिता ये है। हमारे लिए है कि ये था, ये हो नहीं सकता, पर था क्या वो तो हमें मालूम है, क्या होना चाहिए वो मालूम है। तो जैसा मैंने कहा, मजा नहीं, लेकिन खबरों को ही सैनिटाइज हुई, खबरें ही हुई, या ये हमारा जो भारत का जो समय है, वक्त है, वही एक तरह से सैनिटाइज हो गया? कुछ ऐसा हुआ है वक्त के साथ में
कि एक तरह से बहुत कुछ ठहरा, या कुछ वक्त के अंदर कुछ नया आपको लगा, कुछ ऐसी इस वक्त में नई अद्भुत चौंकाने वाली क्या चीज़ है? देखिए, मैं नहीं मानती कि हिंदुस्तान ही ऐसा हो गया है। हो सकता है कुछ तबका कहे कि भाई मुझे अपने से मतलब है जी। समाज से, देश से। आप और मैं उस पीढ़ी के हैं जो 60-70s लास्ट उसमें, तो हमें लगता था हम देश का स्वरूप बदल देंगे, हम जो पत्रकारिता कर रहे हैं उससे बदलाव आएगा। खैर वो ज़माने गए। ऐसा नहीं है कि आज की पीढ़ी नहीं चाहती। कई बार मुझे लगता है आज की पीढ़ी में भी पत्रकार जो बुलंदी से आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए चुनौती ज़्यादा है बनिस्बत जो हमारे सामने थी। तो वो भी है, वो बहुत करेजस हैं। लेकिन मुझे एग्जाम्पल लीजिए, नरेंद्र मोदी का इस तरह से देश के में इतना बड़ा फिगर हो जाना, 12 से जो हुआ है, 8 साल से जब चीफ मिनिस्टर से, फिर किस तरह से प्रधानमंत्री बने और आगे ही बढ़ते रहे। मुझे लगता है, कई बार मुझे लगता है मैं इस फिनोमिनन को ठीक से समझी नहीं हूँ, और मुझे लगता है मुझे देश में घूमना चाहिए अलग अलग हिस्सों में इस चीज़ को समझने के लिए कि क्यों लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, क्या हिंदुस्तानी के मानस में परिवर्तन आया है जिसकी वजह से क्या उनमें देख रहे हैं। और हम जानते हैं हिंदुत्व है, हिंदू ज़्यादा हिंदुआइज हो गया है, नेशनलिज्म है, नेशनल सिक्योरिटी है। हम जानते हैं सोशल वेलफेयर हर एक के हाथ में 500,000 जितना भी आता है, बिजली पानी जो आती है हाथ में आना चाहिए, बैंक अकाउंट में आना चाहिए। सोशल वेलफेयरिज्म जिसको कहते हैं वो एक फैक्टर है, लाभार्थी जिनको बीजेपी कहती है। कास्ट में डिवोल्यूशन होना, मतलब कहाँ तो ये बनिया ब्राह्मण की पार्टी आज ओबीसी और मोस्ट बैकवर्ड और दलित और महादलित और पसमंदा मुस्लिम की तरफ अब वो झुक रहे हैं, उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश है। तो कहीं ना कहीं गरीब तबका की बात करते हैं। पहले दिन से जब इन्होंने ओथ ली थी, उनकी स्पीच अगर देखिए गरीब का जिक्र है, तो कहीं ना कहीं पावर नीचे की तरफ जा रहा है, ये तो समझ में आता है। लेकिन मुझे लगता है ये फिनोमिनन में कुछ और भी है जिसको समझने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं उन्होंने नब्ज़ पकड़ी है एस्पिरेशनल हिंदुस्तान की, और अगर होप है, अगर आपको खाना भी नहीं मिल रहा लेकिन एक आशा की किरण है, उम्मीद है, तो लोग उसी तरफ देखते हैं। तो नहीं, लेकिन आपका मानना इस पूरे में कि ये वक्त जो आया है वो नरेंद्र मोदी के कारण आया है या वक्त की परिस्थितियां ऐसी हुई है? भले वो 9/11 के बाद में वैश्विक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां जिनके कारण ऐसा हुआ। जब मंडल हुआ जी, 27% रिजर्वेशन ओबीसीज को देना, उन्होंने जो ओबीसीज के अंदर एक एस्पिरेशनल रेवोल्यूशन हो रहा था, मंथन हो रहा था, उसको एक आवाज़ दी जी। तो मोदी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एस्पिरेशनल चेंजेस हैं, एस्पिरेशंस हैं नीचे के तबकों की, और उनको एक शायद आवाज़ दे रहे हैं। अब यही मेरी जो जिज्ञासा है या मैं समझने की कोशिश करना चाहती हूँ, क्योंकि ये उनका राइज करना हिंदुस्तान के मानस के बदलने से जुड़ा हुआ है। नहीं, पर एक बात बताएं नीरजा जी, आपने वीपी सिंह के समय से या इंदिरा गांधी के समय से गरीबी हटाओ मूवमेंट का जो चला, बुनियादी तौर पर भारत के हर प्रधानमंत्री ने, भले वो वाजपेयी जी हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी लोगों की उम्मीदें, गरीब की उम्मीदें, भले मनरेगा योजना हो, सब लगातार हमारे यहाँ कोशिश तो यही होती रही है। एक नरसिम्हा राव के अपवाद को छोड़ दें तो कोशिश तो यही होती रही कि लोगों की इच्छाएं जगाएं, या जो लोगों में इच्छा है उसकी पूर्ति करें। वो भले राशन व्यवस्था से रही हो, पहले दिन से आज तक लोगों की इच्छाओं की पूर्ति पर ही तो इस देश में राजनीति होती रही है। ये नहीं लगता आपको? तो इसमें ये अनहोनी क्या है? इसके बजाय ये धर्म का मामला या कुछ और दूसरे जो फैक्टर है जिसे हम पहले नहीं समझ पाए थे और अब हुए, क्या ये नहीं है बात बनती? देखिए, धर्म का मामला है, हिंदू के अंदर कॉन्शियसनेस है, एक आइडेंटिटी का है
कि हिस्टोरिकल रॉन्ग को दुरुस्त करने की बात है, तो वो उनकी लॉयल्टी इनके प्रति ज़बरदस्त है इस समय। लेकिन जो आप पूछ रहे हैं क्या कोशिश नहीं की गई, मुझे याद है इंदिरा गांधी की पहली स्पीच, मेरी पहली वोट का वो सवाल था। मैं तो इतनी, जैसे होता है ना, रोंगटे खड़े जब उन्होंने गरीबी हटाओ। ये कब की बात थी? आपने ये जब 69 के बाद का जो इलेक्शन था। वो आपको ध्यान है चुनाव, उसमें भाषण ध्यान है? भाषण का मुझे याद है, गरीबी हटाओ जिस तरह से वो बोली थी। और हमारे ऑफिस में, मैं हिम्मत में काम करती थी, हमारे ऑफिस में बहुत चर्चा हुई थी, क्रिटिसिज्म कुछ लोगों का था, और मुझे लगा कि ये नई तरफ ले जा रही है, एक वो क्रांति हो रही, मतलब एक परिवर्तन आ रहा है। तो वही परिवर्तन देखिए, बुनियादी तौर पर ये कि तब से गरीबी हटाओ के या कि जो सिंडिकेट पार्टी बनाई, कि पुराने लोगों को कहा इंदिरा गांधी ने कि ये सब ओल्ड गार्ड है, सिंडिकेटेड है, इनको जनता की चिंता नहीं है, फिक्र कल्याणकारी योजनाएं नहीं, तब से लेकर आज तक बुनियादी तौर पर ये देश, तब मतलब आबादी जितनी थी तो 15-20 करोड़ लोग, 25 करोड़ लोगों को राशन और ये सब मिलता था, गरीबी के 11, और आज 100 करोड़ 80 करोड़ लोग उसका फ़ायदा उठाते हुए राशन 5 किलो का। तो ये सवाल तो लगातार अपने चलता आया है। इसको बताया, देखिए ना, मैं इंदिरा गांधी का उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि इंदिरा गांधी ने आपके अंदर एक उत्साह पैदा किया। यंग, आई वाज अ यंग वुमन ना, पहली बार वोट करने, एक जिस तरह से वो बोली, जिस तरह से आप कितना किया, वो उसमें आप और मैं जानते हैं। लेकिन उसी तरह आप मनमोहन सिंह जी का आप दे रहे हैं उदाहरण, उन्होंने जो राइट बेस्ड हर तरह के अधिकार, भले वो रेडी वाले को अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन से उससे दिलवाया हो, पटरी पे वो ठेला लगाने से लेकर मजदूरी लगाने, वो भी सब हुए, एक के बाद एक हुए, लेकिन वो उस तरह से इंथ्यूज नहीं कर पाए। नहीं तो वो इंथ्यूज इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो जो एक असली जो दिमाग को बिल्कुल प्रभावित करने वाली या मोड़ देने वाली जो भावना है इमोशनल लेवल पर, देखिए कुछ भी हो, धर्म सबसे बड़ी अफीम है। अगर धर्म की आपने अफीम दी है और धर्म का अगर वो बना है, तो वो तो हर जगह का वैश्विक तौर पर भी ये प्रमाणित है कि उससे बड़ा कुछ आधार नहीं, कोई मंत्र नहीं है। देखिए वो, और हिंदुस्तान उसको आप इसलिए मेरा ये कहना है कि उसको आप क्यों लाइटली ले रहे हो, वही क्यों नहीं आप मानते कि वक्त केवल उसके कारण बदला है? हाँ, मुझे लगता है सिर्फ बहुत बड़ा कारण है वो धर्म, और हिंदुस्तान के लोग बहुत ही धार्मिक लोग हैं। अगर कहना कि आप जो कि लेफ्ट ने करने की कोशिश की, कि भाई धर्म को अलग ही कर दो, वो इस देश में नहीं चलेगा। तो उस नाते ये माना जाए, उस नाते फिर ये कहें कि 75 साल के सफ़र में पंडित नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया और सेकुलरिज्म, ये या लेफ्ट का जो विमर्श था, वो सचमुच में एक तरह से भारत की रियलिटी को पहचान कर हुई राजनीति नहीं थी, जबकि अब उस पहचान के साथ राजनीति होती हुई है, इसलिए इतना बड़ा वो कद बना। देखिए, हर एक टाइम की अपनी वो परिभाषा होती है, अपने इश्यूज होते हैं। नेहरू के टाइम ये कहना कि माइनॉरिटीज़ आर मोर इक्वल देन मेजॉरिटी, मतलब क्योंकि वो पार्टीशन के बाद की बात थी, मुसलमान वहाँ गया था, जो हिंदू रह गया था, मुस्लिम यहाँ रह गया था, वो इनसिक्योर था, उस समय ठीक था वो। पर आज कहना वो गले नहीं उतर रहा है, वो तो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को राइट करने की बात कर रहे हैं ना। तो आज के संदर्भ में आपको सेक्युलरिज्म को नई परिभाषा देनी होगी, और वो कैसे देंगे, पुराने शब्दों से नहीं चलेगा। उस नाते पुराने वक्त के जो लोग और पुरानी राजनीति करने वाले जो लोग हैं, वो अभी भी उस नई परिभाषा को लेकर समझदार नहीं हो पाए या नई परिभाषा नहीं बना पा रहे हैं, उसमें अपने को सुधार नहीं रहे हैं, इसलिए इनका एकाधिकार या वर्चस्ववादी या एक तरफा राजनीति चल रही है। आई थिंक एक कारण ये है कि नई थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, और स्टेक नहीं है। कांग्रेस मेन पार्टी है, ये लीडरशिप, और कांग्रेस भी क्षेत्रीय दल सबको मिलाई आप वो एक, वो कई से ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, नीतीश कुमार ने जिस तरह से कोशिश की, कईयों ने कोशिश की है, बट ओवरऑल जो काउंटर नैरेटिव है वो सबसे बड़ी आज ज़रूरत है ऑपोजिशन की, कि कैसे आप भाजपा के नैरेटिव से जूझेंगे, कि आप और मंदिर में चले जाइए, ये सब नहीं चलने वाला। आप तो डिफेंसिव में है ना। अब राहुल गांधी ने अपनी यात्रा नहीं, ये इसको अपन छोड़े, लेकिन मेरा ये कहना है कि
अब एक वापस समय के हिसाब से एक मूल सवाल पर आया जाए कि 40-50 साल से आप लुटियन दिल्ली को कवर करती रही हैं, उसमें रही हैं, मैं भी रहा हूँ। उस लुटियन दिल्ली का चरित्र या कि भारत की सत्ता का चरित्र पहले जो था और आज जो है, उसका फंडामेंटल, उसका बुनियादी, उसमें क्या एक मोटा फर्क नज़र आता है जो आपको बहुत अखरता है या दिखता है, या जिससे आपका बहुत मोह भंग हुआ है, या जिससे उम्मीद है? दोनों चीज़ें हैं। जो बदला है, जो अखरता है, वो है कि इंस्टीट्यूशंस वो नहीं रहे जो थे। हालांकि फॉल्टी इंस्टीट्यूशन तब भी थे। हर प्रधानमंत्री चाहता है इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करना जी, क्योंकि उसको अपना राज चलाना है। लेकिन फिर भी एक जो ऑटोनॉमी, फ्रीडम थी, वो मुझे लगता है इंस्टीट्यूशंस को वो नहीं रहे हैं, जो मुझे अखरता है। जहाँ मुझे लगता है ठीक है, पुरानी एलिट्स को नई एलिट्स ने रिप्लेस किया है। आज द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति में भवन में बैठती हैं। अब आप कहेंगे मतलब शी इज़ अ रबर स्टैम्प, क्या कर लेंगी? नहीं, अगर मैं एक आदिवासी महिला होती, यंग वुमन होती बस्तर में, मेरी तो आंखें फट जाती कि मैं भी इस दिशा में जा सकती हूँ। तो ये एस्पिरेशन है। तो वहाँ नई एलिट्स आ रही हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। पावर नीचे जा रहा है, डेमोक्रेसी डिवॉल्व कर रही है, उसमें कई खामियां, जैसे मैंने कहा इंस्टीट्यूशनल हेल्थ बिगड़ी है, जो कि डेमोक्रेसी को एकदम सही रास्ते पे रखते हैं, काउंटर चेक्स एंड बैलेंसेस देते हैं। तो दोनों तरफ का है मुझे लगता है जो बदलाव आया है। मतलब लुटियन दिल्ली का बदलना आप महसूस करती है और वो अच्छा भी है, तो उसमें ये नई एलिट्स का अच्छा है। हाँ, पर नई एलिट सचमुच में कोई बनता हुआ है? पहले की तरह का एलिट कोई विमर्श कुछ ऐसा है? नई बुद्धि, जो एलिट जिसको हम प्रतिनिधि, इस देश की 140 करोड़ लोगों के को प्रतिनिधि करने वाली, उसके बुद्धि, उसके विचार, उसके थॉट, उसको अभिव्यक्ति देने वाली, उसको दिशा देने वाली कोई है क्या? अभी नहीं है, क्योंकि देखिए, ये कहा किसी ने, मुझे कहा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि नेहरू के साथ एक इंटेलेक्चुअल सिस्टम था जिसने उनकी लेगेसी को आगे जाके आवाज़ दी। इतना कुछ लिखा गया, वो लेगेसी आगे बढ़ी है। आज की रेजीम में वो इंटेलेक्चुअल सिस्टम अभी तक नहीं है जो कि इनकी लेगेसी को आगे जाके इंटेलेक्चुअल आवाज़ दें। वो लेकिन हो सकता है ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, आगे क्या होगा हम नहीं जानते। पर सर्टनली नए एलिट्स पावर में हैं जिनके पास पहले पावर नहीं था जी। चाहे वो चाय वाला मोदी हो जी, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट से हो जी, और भी उसके कई मैनिफेस्टेशन। निर्जा जी, इस एपिसोड के लिए बातचीत यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं, वहाँ जो घंटी है उसे भी दबाएं, ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना